दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ ने मीडिया को एक बयान में कहा है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलते हैं, यानी कि न्यायपालिका के अधिकारी अगर कार्यपालिका के अधिकारियों से, अधिकारियों का मतलब होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उनका मकसद यही था। तो अगर उनसे मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई डील हुई है। ये तो बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य है। यानी कि जो जुडिशरी के जो चीफ हैं और एग्जीक्यूटिव के जो चीफ हैं, अगर वो किसी इवेंट में मिले, अब अगर किसी की शादी में मिलें, किसी विशेष कार्यक्रम में मिलें तो बात तो अलग है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव के चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DY चंद्रचूड़ के घर गणेश चतुर्थी पे जाते हैं, महाराष्ट्रियन स्टाइल में टोपी पहनकर, और गणेश पूजा में भाग लेते हैं। गणेश पूजा तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष बात यह है कि DY चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में प्रधानमंत्री का महाराष्ट्रियन स्टाइल में टोपी पहनकर जाना, ये तो अनायास नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई अर्थ है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इसमें कोई डील नहीं हुई है। ये डील क्यों शब्द श्री चंद्रचूड़ ने इस्तेमाल करा? एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो क्या ऐसा वास्तव में हुआ है और वो ओपनली नकार रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई लांछन ना आए? हो सकता है हमारे मुख्य न्यायाधीश 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के समय उनका स्वास्थ्य, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। वो चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा उनको काम मिल जाए, पद मिल जाए, जिसमें वो 8-9 साल तक अपनी विद्वता का परिचय दे सकें। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण है, उसके जज के तौर पर हो सकता है कि हमारे चंद्रचूड़ साहब चाहते हों कि उनका मनोनयन अंतर्राष्ट्रीय जुडिशरी में हो। इसमें भी कोई दोष नहीं है। भाई, हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश हैं, तो अगर उनका मनोनयन अंतर्राष्ट्रीय जुडिशरी में होता है तो ये तो गौरव की बात है। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात खटकती है कि इस काम के लिए प्रधानमंत्री को हमारे प्रधान न्यायाधीश ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर पर क्यों बुलाया, क्यों उन्हें अनुमति दी? जहाँ तक हमारी जानकारी है, मैं कोई न्यायविद नहीं हूँ और संविधान का बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो प्रधान है, उससे ऊपर पावर होती है एग्जीक्यूटिव के, जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव की, यानी कि प्रधान न्यायाधीश की पावर प्रधानमंत्री से ऊपर है। वो इसलिए है कि प्रधान जो हमारे न्यायाधीश हैं या जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी है, उसका मुख्य काम है ये देखना कि देश में जो प्रशासनिक गतिविधियाँ हो रही है, शासनिक गतिविधियाँ हो रही है, वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, इनके ऊपर वाच रखना।
एक वॉच डॉग का काम करता है सुप्रीम कोर्ट संविधान के लिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हमारे प्रधान न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने अनेक बार अनेक मौक़ों पर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है जुडिशरी के बारे में। लेकिन क्या उनको उन व्याख्याओं को उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया? क्या उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उनका जो जजमेंट है वो कार्यपालिका के विरुद्ध ना जाए? मैं समझता हूँ कि जितने भी उनके जजमेंट हुए हैं उसमें अधिकतर में 99% में हमारे मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका का ध्यान रखा है। तो अब ये क्या अनायास है? अगर अनायास है तो फिर ये कैसे है कि उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का मामला उनके सामने आया और वो दुविधा में थे कि क्या निर्णय दें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है गोगोई साहब थे। ये चीफ जस्टिस नहीं थे, ये उस बेंच में एक जज थे। और ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि उस जजमेंट को लिखने में हमारे प्रधान न्यायाधीश का मुख्य हाथ रहा है। तो इसको उन्होंने एक बयान में स्पष्ट भी किया कि वो जब दुविधा में थे कि भाई क्या जजमेंट दे क्या न दे। जजमेंट देने का काम तो रंजन गोगोई का था, इनका नहीं था। लेकिन इन्होंने कहा इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। तो उस समय इन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करके प्रार्थना की भगवान से कि मुझे मार्गदर्शन दे। भगवान ने मार्गदर्शन दिया और उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जो तथ्यों पर आधारित नहीं था, जो वास्तविकता पे आधारित नहीं था, जो जुडिशरी के जो जुडिशियल नॉर्म्स हैं उस पर भी आधारित नहीं था। ये आधारित था आस्था के ऊपर। और ये आस्था के ऊपर जाकर के उन्होंने क्यों जजमेंट दिया? क्योंकि उन्होंने कार्यपालिका के मुख्य अधिकारी प्रधानमंत्री को फेवर करना था, या जो है भारतीय जनता पार्टी को फेवर करना था, या फिर जो RSS को फेवर करना था। उनके बयानों से ये स्पष्ट झलक मिलती है कि उनके सोच पर RSS की विचारधारा हावी है। अगर वो RSS की विचारधारा के अंतर्गत देश के प्रधान न्यायाधीश रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत ही दुख की बात है, संदेह की बात है कि ऐसा व्यक्ति कैसे न्याय कर सकता है। तो ये तो एक वानगी हुई। अब दूसरे भी कई जजमेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में। अब जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसके बारे में हमारे प्रधान जज ने कहा कि ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था, न्याय संगत नहीं था, संविधान की भावना के विपरीत था। तो अगर ऐसा था, उन्होंने ये मंतव्य जाहिर किया, तो क्या उनको इसके बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं पास करना चाहिए था जो वर्तमान में उस समय जो सत्ताधारी पार्टी थी और अभी भी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता? उनको ये नहीं देखना है कि पक्षकार कौन है और विपक्षी कौन है। उनको ये देखना है कि कानून क्या कहता है
न्याय की देवी के ऊपर पट्टी थी, लेकिन हमारे चंद्रचूड़ साहब ने वो पट्टी हटा दी। यानी कि इसका मतलब है कि अब तो आंख बंद करके सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही निर्णय नहीं होना है जुडिशरी में, बल्कि देखभाल करके होना है कौन पक्ष है कौन प्रतिपक्ष है। तो इस हिसाब से एक नायाब तोहफा हमारे प्रधान न्यायाधीश ने देश को दिया है। न्याय की देवी की आंखों पर लगी पट्टी उन्होंने हटा दी है। इसका मतलब है कि न्याय की देवी देखभाल करके ही निर्णय देगी, यानी कि न्यायपालिका देखभाल कर निर्णय देगी। वो तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं देगी, वो साक्ष्यों के आधार पर निर्णय नहीं देगी, बल्कि वो देखभाल कर निर्णय देगी। तो अपने आप में अजीब किस्म का जो है हाल मेल है। जो हमारे प्रधान न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल में किया है, ये बहुत खतरनाक है। यानी कि न्याय की देवी जो मूर्ति है उसके आंखों पर बंधी पट्टी हटा देना, ये एक बहुत दूरगामी प्रभाव डालती है। इससे साबित होता है कि हमारे प्रधान न्यायाधीश जो है वो निरपेक्ष नहीं है, वो देखभाल करके निर्णय देने वालों में हैं। तो अब देखभाल करके जब फैसले होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे फैसले होंगे। आप देखिए कि एक आदमी, एक विद्यार्थी JNU का, वो सलाखों के पीछे बंद है, 1 साल से ऊपर हो गया, और उस 1 साल में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये न्याय संगत है? जबकि उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, वो कोई कत्ल का आरोपी नहीं है, वो कोई देशद्रोह का आरोपी नहीं है, उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो देश के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उसको बेल नहीं मिल रही है। इसका मतलब न्यायपालिका देखभाल करके निर्णय देती है, दे रही है, और उसके मामले में सिर्फ इतना सा है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा या RSS नहीं चाहता है कि उस व्यक्ति को बेल मिले। खालिद नाम है उसका। तो अब एक तरफ शीतलवाड़ है, जिसके बारे में निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन बेंच लगाई और उनको बेल दी। दूसरी तरफ एक मुस्लिम ऐसा व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे है, 1 साल से भी ऊपर से है, जिसका कोई अपराध नहीं है। उस अपराध उसका सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, और RSS नहीं चाहती कि उसे बेल मिले। तो ये जो परिपाटी हमारे DY चंद्रचूड़ साहब छोड़ के जा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही नकारात्मक संदेश देती है। देश का दुर्भाग्य है कि DY चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश रहा, उनके पिताश्री भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में रहे, और चंद्रचूड़ साहब का DY चंद्रचूड़ का बेटा भी वकील है,
और मैं समझता हूँ कि समय आने पर शायद वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बने या फिर सुप्रीम कोर्ट का CJI बने। तो ये एक अजीब तरह का घालमेल है जुडिशरी में कि जज का बेटा जज अवश्य बनेगा। इसमें कहाँ निष्पक्षता कहाँ है, इसमें पारंगता कहाँ है, इसमें जो काबिलियत कहाँ है। अगर काबिलियत है तो सिर्फ ही कि जज वही बने जो जज का बेटा हो। अक्सर हमारे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में यही परंपरा चली आ रही है। कुछ एक अपवाद हैं जो इस तरह से वहाँ पर जज बन जाते हैं न्यायपालिका में, वरना तो ये पिता से पुत्र को एक सौगात मिलती आई है और मिलती रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।